जब समाज इंसाफ न दे सके तो इंसाफ अपने हाथों से लेना पड़ता है, ये कहना था दुनिया की चौथी क्रांतिकारी महिला फूलन देवी का। नमस्कार, आज हम लोग फूलन देवी के जीवन पर बात करेंगे और उनसे जुड़ी तमाम चीज़ें जो है उस पर चर्चा करेंगे, तमाम पहलुओं पे बात करेंगे। सबसे पहले तो हम गोरखपुर विश्वविद्यालय के तमाम उन साथियों का जो आज गोरखपुर विश्वविद्यालय के मेन गेट पर फूलन देवी का चित्र लगा करके उनको क्रांतिकारी श्रद्धांजलि दी है और ये साबित किया है कि हम लोग जो भी युवा हैं जो इस तरह की विचारधारा रखते हैं, उन युवाओं ने साबित किया है कि उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने वाला हर शख्स, हर व्यक्ति, हर महिला पुरुष हमारा नायक है। फूलन देवी का जो जन्म हुआ था 10 अगस्त 1963 को गोरहा का पुरवा गांव, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश में हुआ था। कम उम्र में उनकी शादी कर दी जाती है। 11 साल की उम्र में उनकी शादी हो जाती है और जिसकी शादी होती है उसकी उम्र थी 30 साल। तो सबसे पहला उत्पीड़न जो है फूलन देवी का यही हो जाता है कि 11 साल की लड़की की शादी होती है 30 साल के लड़के से, 30 साल के आदमी से। यही सबसे बड़ा उत्पीड़न उनके जीवन का होता है, जो पहला उत्पीड़न है। अब शादी ही जब इतने लंबे गैप की उम्र के साथ हो जाएगी तो जाहिर सी बात है उनके साथ रह पाना मुश्किल होगा। वो ससुराल जाती हैं, फिर कुछ दिन के बाद वापस आ जाती हैं। उनके अंदर इस चीज़ को लेकर के चिड़चिड़ापन हो जाता है, परेशान रहती हैं। उसी दौरान उनके घर पे भी उनके परिवार के लोग, अगल बगल के लोग उनके माता पिता को परेशान करते हैं। शायद ज़मीन का कुछ मामला रहता है, तो उसमें भी वो लड़ने लगती हैं। तो लड़ने के वजह से उनको ये माना जाता है कि वहाँ भी जाके लड़ी ससुराल में और यहाँ भी लड़ रही है, तो उनके प्रति लोगों की मानसिकता थोड़ी गलत हो जाती है। ऐसे ही वो, अब चूँकि उस समय जातिवाद चरम पे था, आपको पता है, वो निषाद जाति से आती हैं। उनकी शादी हुई थी जिनसे, उनका नाम था पुत्तीलाल मल्लाह। तो वो चीज़ों का विरोध करती हैं। तो ऐसे में एक समय ऐसा आता है जब 1980 में उनको ठाकुर उठाकर लेकर चले जाते हैं और लगातार 10 दिन तक बलात्कार करते हैं, बांध करके मारते हैं, पीटते हैं और वो उनको नंगा भी घुमाते हैं। ये आप सब कुछ सारी बातें जानते भी हैं। फिर उनको भाई बदला लेना था। मतलब इस उत्पीड़न से बहुत लोग टूट जाते हैं, लेकिन इतना मतलब उत्पीड़न का पराकाष्ठा हुआ उनके साथ, लेकिन वो टूटी नहीं। उन्होंने बदला लेने का ठाना। फिर वो जाकर के बीहड़ के डकैतों से मिल जाती हैं। फिर वहाँ भी उनका उत्पीड़न होता है, लेकिन चूँकि अब उनको बदला लेना था तो सारी चीज़ें बर्दाश्त करके वहाँ भी लोगों के साथ रहती हैं। और उसके बाद वही सबसे बड़ी जो घटना होती है, बहमई कांड। आपको मैं बता दूं, आधुनिक भारत में ये दूसरी सबसे बड़ी प्रतिशोध की घटना है। दूसरी सबसे बड़ी प्रतिशोध की घटना है दलित उत्पीड़न में, मतलब उत्पीड़न के मामले में, जाति उत्पीड़न के मामले में। पहली होती है 1 जनवरी 1818 को, आपको याद होगा, भीमा कोरेगांव की घटना। और ये दूसरी सबसे बड़ी घटना थी 14 फरवरी 1981 को बहमई गांव में, जो कानपुर देहात में पड़ता है। उन्होंने वहाँ के 20 से 22 ठाकुरों को खड़ा करके गोली मार दिया। अब इस घटना के बाद पूरे प्रदेश में सनसनी फैल जाती है। मतलब सोचिए कि कोई मल्लाह जाति की महिला ठाकुर को गोली मार देती है। ये एक बड़ी बात थी उस समय के दौर में। और फिर वो वापस बिहार चली जाती हैं। उस टाइम जब उनके पास उनके हाथ में हथियार था, तब किसी की हिम्मत नहीं थी कि उनको मार सके। इस पे मैं बाद में बात करूँगा। फिर क्या होता है, चूँकि आपको पता, बिहार का जो जगह है वो एमपी, राजस्थान और यूपी के बीच का जो जगह है उसी को बिहार बोलते हैं। तो एमपी के तत्कालिक मुख्यमंत्री जो थे उस समय,
अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह के मुख्यमंत्री काल में एक भिंड के तत्कालीन एसपी थे, उनका नाम था राजेंद्र चतुर्वेदी। उन्होंने कहा था कि मैं फूलन देवी को सरेंडर कराऊंगा अर्जुन सिंह से, कि मैं आपसे वादा करता हूं कि फूलन देवी का सरेंडर मैं कराऊंगा। और ये बात सुन करके अर्जुन सिंह दंग रह जाते हैं, फिर भी उनको कहते हैं ठीक है, देखिए आप कोशिश कीजिए। और जो राजेंद्र चतुर्वेदी थे, उनकी बहुत बड़ी भूमिका रहती है। वो जाते हैं जंगल बिहड़ में जाते हैं, रात को ठंडी का टाइम था, 5 दिसंबर 1982 की घटना है ये। जाते हैं, पूरा रात उनको जंगल में घुमाया जाता है, फिर सुबह के टाइम पर उनसे वो मिलती हैं। और वो बहुत प्लान के साथ गए थे। पहले उनके घर की तस्वीरें, उनकी मम्मी पापा की तस्वीरें ले गए थे, दिखाते ही इमोशनल हो जाती हैं वो। फिर कहती हैं तुम क्या चाहते हो, तो वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आप सरेंडर कर दीजिए। तो कहती हैं कि कैसे मान लें हम सरेंडर कर देंगे और हम बच जाएंगे, इनकाउंटर नहीं होगा। तो कहते हैं नहीं, मैं गारंटी देता हूँ। फिर वो दोबारा जाते हैं, राजेंद्र चतुर्वेदी इसके बाद एक बार और जाते हैं और अपने बीवी बच्चों को लेकर जाते हैं और अपने बच्चे को फूलन देवी के गोद में रख देते हैं और कहते हैं कि इस बच्चे की कसम है कि आप जब सरेंडर करेंगी तो उसके बाद आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। तो वो मान जाती हैं, इमोशनल हो जाती हैं। आपको पता है जो जितना बड़ा क्रांतिकारी होता है वो उतना बड़ा इमोशनल भी होता है। वो मान जाती हैं और फिर 1993 में एमपी के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के सामने वो आत्मसमर्पण करती हैं, हथियार डाल देती हैं। और उसके बाद 11 साल वो जेल में रहती हैं। 11 साल जेल में रहने के बाद 1994 में उनकी रिहाई होती है। यहाँ एक घटना होती है कि लोग कहते हैं कि वो बसपा में ही क्यों, सपा में क्यों गई, बसपा में क्यों नहीं गई। जबकि जब वो जेल में थी तो कांसीराम उनको पत्र लिखते थे, फिर वो उधर से जवाब में आता था कि भाई ठीक है। तो कुल मिला के माननीय कांसीराम साहब ने बड़ी भूमिका निभाई है उनको राजनीति में ले आने की। लेकिन वो क्यों सपा में गई, बसपा में क्यों नहीं गई, ये एक बड़ा सवाल है, लोगों के मन में रहता है। तो एक्चुअली इसका ये रीज़न है कि वो सपा और बसपा, चूँकि उनके ऊपर 42 मुकदमे थे, शायद 42 मुकदमे थे हत्या लूट का 42 मुकदमे थे शायद, मैं अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा हूँ, मैं देख लूँगा। तो वो देखिए, ये जो बात है कि वो सपा में ही क्यों गई, बसपा में क्यों नहीं गई, ये बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पे मुद्दा है। लोग कहते हैं कि नहीं बसपा उनको पसंद नहीं आया, ऐसा नहीं है। उन्होंने देखा कि बसपा का जो कार्य करने की शैली है वो थोड़ा बहुत साफ सुथरी थी उस समय। वो खुद अपनी मर्जी से वो बसपा में नहीं गई, वो सपा में गई। ये मेन कारण है, आप इसको देखिएगा, सर्च कीजिएगा। फिर उसके बाद 1995 में जो सरकार चल रही थी, आपको पता है मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे और बसपा सपा का गठबंधन था। फिर इसके बाद गेस्ट हाउस कांड हो जाता है, फिर सपा बसपा अलग हो जाती है, फिर बसपा की सरकार बनती है बीजेपी के समर्थन से। ये बातें आप सब जानते हैं। फिर लेकिन हाँ, एक बात है कि माननीय मुलायम सिंह यादव ने बहुत अच्छा काम किया कि उनको सांसद बनाया और उसके पहले वो उनके ऊपर जितने मुकदमे थे सब उसको ख़त्म कराया। ये बहुत बड़ा काम किया उन्होंने। और 1996 में वो सांसद बनती हैं, फिर 1998 में हार जाती हैं। चुनाव छोटा चुनाव था, छोटा मतलब किसी कारणवश चुनाव कम हो रहा था, कम मतलब कम समय के लिए हो रहा था। 1996 में वो सपा में शामिल होती हैं, फिर सांसद बनती हैं मिर्ज़ापुर से। उसके बाद 1998 में हार जाती हैं, फिर 1999 में फिर मिर्ज़ापुर से सांसद बनती हैं। अब सोचिए कि मिर्ज़ापुर से सांसद 1999 में दोबारा बनती हैं और वो दिल्ली में जहाँ पे लोग सांसद लोग रहते हैं वहाँ रहने लगती हैं, बहुत खुश रहती हैं वो। फिर इतना सब कुछ झेलने के बाद भी वो सारी बातें भूल जाती हैं। इतना उत्पीड़न हुआ, सब कुछ भूल करके वो एक नए जीवन की शुरुआत करती हैं। लोगों के बीच में रहना, हंसना, संसद में बोलना, दलित पिछड़े उत्पीड़न मामले में बोलना, उस पर लड़ना, ये उनका काम था। और वो बहुत ही सलीके से रहती थी, बहुत ही सरल स्वभाव की हो गई थी वो एकदम। मतलब उनको जो लोग देखे होंगे उस टाइम, मुझे ऐसा लगता है कि उनको लगता ही नहीं होगा कि कभी किसी टाइम इतनी बड़ी जो है डकैत हुआ करती थी। तो सोचिए, जो महिला के साथ इतना गलत हुआ, सब कुछ भूल करके वो अपना एक नया जीवन जीना स्टार्ट कर दिया। लेकिन मतलब जब वो सब कुछ भूल करके, हथियार रख करके एक नए जीवन की शुरुआत कर रही थी, तो उस समय
कोई शख्स जो है, जो अपने आप को शेर समझता है, मैं तो कहूँगा कायर है, उसने उनको गोली मार दी। सोचिए कि जब उनके हाथों में हथियार था तो ये इस तरह के लोग पैंट में मूत देते थे, इस तरह के लोग पैंट में मूत देते थे। इनकी हिम्मत नहीं होती थी कि उधर चले जाएं और उनका नाम ले लें। लेकिन सोचिए जब उसने हथियार रख दिया तो लोग मार करके शेर बनने लगे। और यही काम ये करते हैं, आपको मैं बता दूं, ये काम यही करते हैं ये लोग बाबर की सेनाओं से नहीं लड़ पाए, अकबर की सेनाओं से नहीं लड़ पाए, तो आज गरीब मुसलमानों को मारते हैं। ये इनका काम यही है। तो जब वो हथियार उनके हाथ में हथियार था तो नहीं लड़ पाए, बाद में कायराना हरकत करके इन लोगों ने मारा। तो ये बहुत ही दुखद घटना थी। और वो घटना आज ही के दिन है, 2001 में इनको मार दिया गया था और उनका दुखद अंत हो जाता है। ये बहुत ही दुखद घटना भी है, क्योंकि सब कुछ भूल करके वो एक नए जीवन की शुरुआत कर रही थी, शादी भी की। तो ये सब बातें हैं, बहुत दुख होता है ये सब सुन करके। मैं उनको पुनः एक बार श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और देश के तमाम जो क्रांतिकारी साथी हैं जो उनको याद करते हैं, उनका मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ख़ास करके फिर से मैं बताऊँगा कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में जो युवा साथियों ने क्रांतिकारी बिगुल फूँका है और फिर से उनको श्रद्धांजलि दिया है, उन क्रांतिकारी साथियों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।